नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञानकर्ता अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज की जो आपकी वीडियो होने वाली है वो सीईटी के मॉडल पेपर नंबर 7 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर होने वाली है। और यकीन मानिए साथियों, ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। यहाँ से आपको सीधे परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आपसे आशा है कि आप वीडियो को पूरी देखेंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे ताकि आपको अपनी तैयारी का आकलन हो सके और सभी प्रश्न आप अच्छे से याद कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, मारवाड़ के किस शासक को फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक कहा है? तो साथियों प्रश्न अच्छा है। मारवाड़ के किस शासक को फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक कहा है? तो साथियों अगर हसमत ऑप्शन में आ जाए कि हसमत किसको कहा है तो राव मालदेव को हसमत वाला शासक का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अगर भोला बिसरा राजा पूछ लिया जाए साथियों, भोला बिसरा राजा किसको कहा है? तो साथियों भोला बिसरा किसको कहा है? राव चंद्रसेन को कहा है। ऑप्शन ए सही हो जाता। लेकिन हसमत वाला शासक पूछा है तो हसमत वाले शासक में राव मालदेव बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगला प्रश्न, राजस्थान में मत्स्य संघ के निर्माण के समय अलवर के किस शासक पर महात्मा गांधी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह हुआ था? तो साथियों जो मत्स्य संघ का निर्माण है ये कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को हुआ था। और इसके निर्माण के समय अलवर के किस शासक पर महात्मा गांधी के हत्या के षड्यंत्र का आरोप लगा था? तो साथियों किस पर लगा था? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। महाराजा तेज सिंह पर आरोप लगा था। किस पर लगा था? महाराजा तेज सिंह पर। और उनके जो दीवान थे, उनके दीवान का नाम भी आ जाएगा। अगर साथियों महाराजा का नाम न पूछकर दीवान का नाम पूछ लिया जाए तो एन बी खरे। कौन साथियों? एन बी खरे उनके दीवान थे। उन पर भी इसका हत्या का संदेह हुआ था, जिसके कारण उन्हें कहाँ पर नजरबंद किया गया था? उन्हें दिल्ली में नजरबंद किया गया था, महाराजा तेज सिंह और एन बी खरे को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1857 की क्रांति में आउवा के युद्ध में मारे गए ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट का सिर किस किले के दरवाजे पर लटकाया गया था? तो साथियों जो आउवा का जो युद्ध हुआ था 1857 की क्रांति के समय, उस समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट का जो सिर है काट कर किस किले के दरवाजे पर लटकाया गया था? तो साथियों आउवा के किले के दरवाजे पर लटकाया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि जो आउवा के ठाकुर थे कौन थे? कुशाल सिंह चंपावत थे। कुशाल सिंह चंपावत उस समय आउवा के जो ठिकाना था उसके कौन थे साथियों? जो ठाकुर कुशाल सिंह आउवा के ठिकाने के ठाकुर थे। तो उन्होंने किसको? ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट मॉक मेसन का सर लटकाया था। किसका लटकाया था? जो कि जोधपुर के क्या थे? पीए थे, पॉलिटिकल एजेंट थे। तो मॉक मेसन का जो सर है ये काट कर आउवा के किले पर लटका दिया था। किसने? 1857 की क्रांति में कुशाल सिंह चंपावत ने। अगला प्रश्न देखते हैं। हुडा सम्मेलन जो कि 1734 में हुआ था की अध्यक्षता मेवाड़ की किस शासक ने की थी? तो साथियों अगर हुडा सम्मेलन की बात आ जाए तो हुडा सम्मेलन की जो अध्यक्षता है ये किसने की थी साथियों? तो हुडा सम्मेलन की जो अध्यक्षता है महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। किन्होंने की थी? महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। और ये क्या था हुडा सम्मेलन, मैं आपको बता देता हूँ कि साथियों जो मराठों के जो विरुद्ध राजपूताना के जो शासक थे उनको एकजुट करने के लिए, किनके विरुद्ध? मराठों के विरुद्ध राजस्थान के राजपूताना के शासकों को एकजुट करने के लिए 17 जुलाई 1734 को हुड्डा, जो कि कहाँ पर स्थित है साथियों? हुड्डा भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। में सम्मेलन हुआ था जिसकी अध्यक्षता महाराणा मेवाड़ के महाराणा महाराणा जगत सिंह ने की थी, जगत सिंह द्वितीय ने की थी। राजस्थान की किस चित्रकला शैली में पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण हुआ है, जिसे पशु पक्षियों की शैली भी कहा जाता है साथियों? तो ऐसी कौन सी चित्रकला शैली है जिसमें पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण हुआ है? तो साथियों वो हो जाएगी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बूंदी शैली में पशु पक्षियों और प्राकृतिक सौंदर्य का सर्वाधिक चित्रण हुआ है, इसलिए इसको पशु पक्षियों की शैली भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है साथियों सारे ही प्रश्न बहुत अच्छे हैं और आपको भी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। फिर भी अगर कोई आपको कमी या कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं और वहां से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी इशू होने पर कमेंट कर लीजिए। वाला नृत्य जो बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? तो साथियों वालर, लूर, कूद, अगर ये नृत्य आ जाए तो ये गरासिया जनजाति के प्रसिद्ध नृत्य है। किस जनजाति के? गरासिया जनजाति के प्रसिद्ध नृत्य है। और किस क्षेत्र में होते हैं? तो ये सिरोही
सिरोही क्षेत्र के प्रसिद्ध सिरोही क्षेत्र में ये होते हैं। और जो वालर जो नृत्य है जो ग्रासीय जनजाति का, ये बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है। किसके? बिना किसी वाद्य यंत्र के। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7, डोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन है? साथियों, जो डोला मारूरा दोहा है इसके रचयिता कौन है? तो डोला मारूरा दोहा के जो रचयिता हो जाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कवि कल्लोल हो जाएंगे। क्योंकि ये जो डोला मारूरा दोहा है ये प्रसिद्ध प्रेम कथा डोला मारू पर आधारित है। और इस ये कौन सी भाषा का ग्रंथ है? डिंगल भाषा का ग्रंथ है। तो इसकी जो रचना है वो 16वीं शताब्दी में कब हुई थी? 16वीं शताब्दी में कवि कल्लोल के द्वारा की गई थी। और ये प्रेम कथा पर आधारित है और ये पिंगल भाषा का ग्रंथ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संत जाम्बू जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो साथियों, जो संत जाम्बू जी है इनका जन्म पीपासर नागौर में हुआ था साथियों। तो मुकाम बीकानेर आप मत करना। इनका जो जन्म कहाँ पे हुआ था साथियों? पीपासर नागौर में हुआ था। और ये बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनका जन्म पीपासर नागौर में कब हुआ? 1451 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1451 ईस्वी में एक राजपूत परिवार में संत जाम्बू जी का जन्म हुआ था। सुंदा माता का मंदिर जहाँ पर राजस्थान का पहला रोपवे स्थापित किया गया है, किस जिले में है साथियों? तो सुंदा माता का जो मंदिर है जहाँ पर राजस्थान का पहला रोपवे था, ये जालोर जिले में। ऑप्शन भी बिल्कुल है सही हो जाएगा। किस जिले में है? जालोर जिले में। ऑप्शन भी बिल्कुल है सही हो जाएगा। और जो जालोर के पास भीनमाल है, भीनमाल में सुंदा पर्वत पर, किस पर? सुंदा पर्वत पर सुंदा माता का मंदिर स्थित है, जहाँ पर राजस्थान का प्रथम रोपवे कब स्थापित किया गया था? सन 2006 में प्रथम रोपवे स्थापित किया गया था, जिसको सुंदा माता रोपवे के नाम से जाना जाता है। तो प्रथम रोपवे आपसे पूछ लिया जाए तो सुंदा माता जालोर में प्रथम रोपवे स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेर 1593 मीटर किस जिले में है? तो साथियों, दूसरी कौन सी हो जाएगी? शेर हो जाएगी। लेकिन फर्स्ट अगर आपसे पूछ ले जाए तो फर्स्ट कौन सी हो जाएगी साथियों? गुरु शिखर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर हो जाएगी, जिसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। तो जो ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेर है, ये किस जिले में स्थित है साथियों? ये किस जिले में स्थित हो जाएगी? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सिरोही जिले में स्थित है। कौन सी? शेर। और ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और अगर पहले की बात कर ले तो गुरु शिखर हो जाएगी, जिसकी 1722 मीटर, और ये भी सिरोही माउंट आबू क्षेत्र में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार CWG जलवायु प्रदेश राजस्थान के किस भाग में पाया जाता है? तो साथियों, जो CWG प्रदेश है ये राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग में पाया जाता है। क्योंकि जो CWG प्रदेश है ये उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु का प्रदेश है। तो मुख्य रूप से पूर्वी मैदानी भाग, जैसे कि हम जिलों के नाम देख लेते हैं, अलवर, भरतपुर, जयपुर, टोंक और सवाई माधोपुर में ये पाया जाता है CWG जलवायु प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोम, अम्बा और कमला सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है साथियों? तो सोम, अम्बा, कमला जो सिंचाई परियोजना है ये डूंगरपुर जिले में से संबंधित है। डूंगरपुर जिले की ये परियोजना है। और ये किस नदी पर है? तो साथियों, ये सोम नदी पर है। किस पर? सोम नदी पर है। और ये डूंगरपुर जिले की आसपुर और सलुम्बर तहसीलों का मुख्य रूप से सिंचाई की सुविधा इसमें इससे प्राप्त होती है, सोम, अम्बा, कमला सिंचाई परियोजना से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13, इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई फीडर सहित कितनी है साथियों? जो इंदिरा गांधी नहर है इसकी कुल लंबाई, जो इसमें फीडर भी सम्मिलित है, कितनी है? तो साथियों, इसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। कितनी है? 649 किलोमीटर है। और जिसमें 204 किलोमीटर की बात कर ले तो 204 किलोमीटर राजस्थान फीडर है। कितना है साथियों? 204 किलोमीटर राजस्थान फीडर है, जिसमें हरीके बैराज से हरीके बैराज से मसीता वाली तक साथियों, कहाँ तक? मसीता वाली हेड तक है राजस्थान में 204 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और बाकी की जो 445 किलोमीटर है वो अन्य मुख्य नहर है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो साथियों, जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है ये हो जाएगा ऑप्शन सी, जैसलमेर हो जाएगा। क्योंकि जैसलमेर का जो जनसंख्या घनत्व है वो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद अगर बात करें तो जैसलमेर का 17 हो जाएगा। और अगर बीकानेर की बात करें तो साथियों, बीकानेर का हो जाएगा 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और इसके बाद बाड़मेर का स्थान आता है। बाड़मेर का कितना हो जाएगा साथियों? 92 हो जाएगा। तो सबसे न्यूनतम जैसलमेर का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
राजस्थान में चांदी का निष्कर्षण मुख्य रूप से किस अयस्क से होता है साथियों? तो चांदी का जो निष्कर्षण है ये मुख्य रूप से किससे होता है साथियों? तो जो अयस्क है उसका नाम हो जाएगा ऑप्शन सी सीसा जस्ता। और राजस्थान में साथियों जावर की खान कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। रामपुर आगूछा की खान भीलवाड़ा में स्थित है। और आदि ये किसकी खान है? सीसा जस्ता की खान है, जिनसे सह अयस्क के रूप में या सह उत्पाद के रूप में चांदी का जो निष्कर्षण है किया जाता है। तो साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य जो बीमा योजना है इसकी शुरुआत की बात करें तो 1 मई 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1 मई 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी। नागरिकों को, राज्य के जो नागरिक हैं उनको कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने के लिए ये योजना शुरू की गई। कब? 1 मई 2021 को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले से किया गया था? तो साथियों 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का जो शुभारंभ है ये नागौर जिले से किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किस जिले से किया गया? नागौर जिले से किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव से किससे बगदरी गांव से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है और इस समिति का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो साथियों इस समिति का जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री का होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है और इन्हीं की सलाह पर या सिफारिश पर राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में छप्पन का मैदान किन जिलों के मध्य स्थित है? तो साथियों जो राजस्थान में छप्पन का मैदान है ये माही नदी के बेसिन में छप्पन नदी नालों के समूह को क्या कहते हैं? माही जो नदी है, माही नदी के बेसिन में छप्पन नदी और नालों के समूह को क्या कहते हैं साथियों? छप्पन बेसिन में छप्पन नदी और नालों के समूह को छप्पन का मैदान कहा जाता है। और आपको पता है माही नदी कहाँ बहती है साथियों? बांसवाड़ा में। तो प्रतापगढ़ बांसवाड़ा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिलों के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों जो जालोर का चौहान वंश है इसके अगर संस्थापक की बात करें तो ऑप्शन बी कीर्तिपाल हो जाएगा। क्योंकि 1100 थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं इसको। 1181 ईस्वी के आसपास जो नाडोल के कीर्तिपाल चौहान थे, कौन थे? कीर्तिपाल चौहान ने जालोर पर अधिकार करके वहां पर चौहान वंश की कौन सी शाखा का साथियों? सो नगरा शाखा की नींव रखी थी। और किसकी नींव रखी थी? 1181 में सो नगरा शाखा की नींव रखी थी। और अगर पूछ लिया जाए कि इन्हें किसने किसने इनको किसको कीर्तिपाल को कीतु एक महान राजपूत कहा है, तो साथियों किन्होंने कहा है? मुणोत नैन सिंह ने इनको कीतु एक महान राजपूत कहा है। किसने कहा है? मुणोत नैन सिंह ने इनको कीतु एक महान राजपूत कहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक सेकंड साथियों। प्रश्न नंबर 21 है। प्रसिद्ध डाबरा कांड जो कि 1947 में हुआ था इसका जो संबंध है वो किस रियासत व प्रजामंडल से था? तो साथियों जो डाबरा कांड है इसका जो संबंध है ऑप्शन ए मारवाड़ रियासत से हो जाएगा। क्योंकि 13 मार्च 1947 को डीडवाना जो कि मारवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था कि डाबरा के गांव में जागीरदारों द्वारा एक किसानों की सभा पर एक हमला किया गया था जिसको डाबरा कांड कहते हैं। तो डाबरा कांड किससे संबंधित है? मारवाड़ रियासत से संबंधित है। और 13 मार्च 1947 को ये हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय टोंक में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों जो 1857 की क्रांति है इसमें टोंक में विद्रोह का जो नेतृत्व किया था ये किसने किया था? मीर आलम खां। ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। मीर आलम खां ने टोंक में विद्रोह का नेतृत्व किया था। और मेहदयाब खान, लाला जयदयाल और मेहराब खान ने कहाँ पे किया था? कोटा में किया था। कहाँ पे किया था साथियों? कोटा में किया था। और टोंक की बात करें तो मीर आलम खां टोंक में जो नवाब थे कौन थे? वजीरुद्दौला वहाँ के जो नवाब थे अंग्रेजों के समर्थक में थे, लेकिन उनकी सेना ने मीर आलम खान के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। ठीक है। तो अगर पूछ ले जाए कि ऐसी कौन सी रियासत थी जहाँ के जो नवाब थे वो तो अंग्रेजों के समर्थन में थे लेकिन उनकी सेना किसके समर्थन में थी? क्रांतिकारियों के समर्थन में थी। तो ऑप्शन बी टोंक जिसके मीर आलम खान ने नेतृत्व किया बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
बागोर की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है साथियों? तो बागोर की जो सभ्यता है ये ऑप्शन सी कोठारी नदी के किनारे स्थित है। तो बागोर मुख्य रूप से कहाँ पे पड़ता है साथियों? भीलवाड़ा में पड़ता है और कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है। और यहीं से साथियों पूछ लिया जाए तो मध्य पाषाण कालीन पुरावशेष और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मूसी महारानी की जो छतरी है जिसको 80 खंभों की छतरी के नाम से जानते हैं, राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो साथियों मूसी महारानी की छतरी 80 खंभों की छतरी ऑप्शन बी अलवर जिले में स्थित है। और इस छतरी का जो निर्माण है वो महाराजा विनय सिंह ने करवाया। किन्होंने करवाया? महाराजा विनय सिंह ने करवाया। और महाराजा बख्तावर सिंह और उनकी जो रानी थी मूसी महारानी की याद में करवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नथमल की हवेली और पटवों की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो साथियों अगर नथमल की हवेली और पटवों की हवेली की बात करें तो ये अच्छा प्रश्न है। जैसलमेर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है नथमल और पटवों की हवेली। और अगर सालिम सिंह की हवेली भी पूछ ली जाए तो वो भी कहाँ पर स्थित है? सालिम सिंह की हवेली भी पूछ ली जाए तो सालिम सिंह की जो हवेली है ये भी जैसलमेर जिले में स्थित है। तो जैसलमेर में जो ये हवेलियां है साथियों ये अपनी सुंदर नक्काशियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। बारीक और सुंदर नक्काशियों के लिए बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बनी ठनी चित्र का चित्रांकन किसने किया था? साथियों जो बनी ठनी है ये किससे संबंधित है? ये किशनगढ़ स्कूल से संबंधित है। और इसका जो चित्रांकन है साथियों ये किसने किया था? तो साथियों इसका जो चित्रांकन है ये निहाल चंद ने किया था। किसने किया था? निहाल चंद ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और बनी ठनी को ही भारत की मोनालिसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत की मोनालिसा कहा जाता है बनी ठनी को। और इसके जो चित्रांकन है शासक सावंत सिंह जिनको नागरीदास के समय मोरध्वज सॉरी साथियों इसका जो चित्रांकन है वो निहाल चंद ने किया था। और उस समय शासक कौन थे? सावंत सिंह जिनको नागरीदास के नाम से जानते। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो साथियों जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं ये किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान आए थे। और ये कब आए थे? 1192 ईस्वी में ये राजस्थान में मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। और उस समय अजमेर और दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान किनका शासन था? तृतीय का शासन था। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में मरु महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो साथियों जो राजस्थान है इसमें मरु महोत्सव का जो आयोजन है ये जैसलमेर जिले में किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मरु महोत्सव का जैसलमेर जिले में। और अगर थार महोत्सव पूछ लिया जाए साथियों तो थार महोत्सव बाड़मेर जिले में होता है। कहाँ पे? थार महोत्सव साथियों बाड़मेर जिले में आयोजित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के किस संत के लोकगीतों को शबद कहा जाता है साथियों? तो राजस्थान के ऐसे कौन से संत हैं जिनके लोकगीतों को शबद कहा जाता है? अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अच्छे से देख लीजिए। तो शबद बिश्नोई संप्रदाय के जो संस्थापक हैं कौन? संत जाम्बो जी। इनके उपदेश और वाणी को शबद या गुरुवाणी कहा जाता है। शबद या क्या कहा जाता है? गुरुवाणी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मारवाड़ परगनारी विगत है जिसे राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है के लेखक कौन है? तो साथियों मारवाड़ परगनारी विगत जिसे राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है इसके जो लेखक हो जाएंगे ऑप्शन ए मुनोत नैनसी हो जाएंगे। क्योंकि जो मारवाड़ के शासक थे जसवंत सिंह प्रथम कौन? मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह प्रथम इनके जो दीवान थे वो कौन थे? मुनोत नैनसी थे। और इन्होंने ही मारवाड़ परगना की विगत की रचना की जिसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? गजेटियर कहा जाता है। क्योंकि इसमें जनगणना और राजस्व का विस्तृत विवरण था इसलिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि जनसंख्या का किसका? जनसंख्या और राजस्व का विस्तृत विवरण था इसलिए इसको मारवाड़ का गजेटियर कहा राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है साथियों और अच्छे प्रश्न हो जाएंगे अच्छे से देखना इनको। एमएस एक्सेल में किसी किसी सेल में वर्तमान दिनांक करंट दिनांक डालने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो साथियों जो एमएस एक्सेल है आप उसमें कोई भी काम कर रहे हो वर्तमान में काम कर रहे हो और उसी डेट में आपको उसमें डेट डालनी है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? तो साथियों इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओएसआई मॉडल
जिसको ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन बोलते हैं, में कुल कितनी परतें होती हैं साथियों? तो ओएसआई मॉडल में जो परतें होती हैं साथियों कितनी होती हैं? तो ओएसआई मॉडल में कितनी परतें होती है? ऑप्शन सी 7 परतें होती हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्या होता है मैं समझा देता हूँ। जो ओएसआई मॉडल है साथियों, ओएसआई जो मॉडल है ये नेटवर्किंग का वैचारिक ढांचा है। क्या है साथियों? नेटवर्किंग का एक वैचारिक ढांचा है जिसमें फिजिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। तो ये क्या है? ये टोटल 7 लेयर इसमें होती है ओएसआई मॉडल में। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लॉकचेन तकनीक का पहला और प्रसिद्ध अनुप्रयोग एप्लीकेशन कौन सा है? तो साथियों जो ब्लॉकचेन तकनीक है इसका पहला और प्रसिद्ध जो एप्लीकेशन है वो कौन सा है साथियों? तो क्रिप्टो करेंसी जिसको बिटकॉइन के नाम से जानते हैं, ब्लॉकचेन तकनीक का पहला और प्रसिद्ध एप्लीकेशन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिशिंग साइबर हमले का मुख्य उद्देश्य क्या होता है साथियों? तो फिशिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है ये होता है उपयोगकर्ता की संवेदनशील जानकारी को चुराना। तो साथियों जो उपयोगकर्ता की यूजर की जो संवेदनशील जानकारी है उसका चुराने का जो मुख्य उद्देश्य किसका होता है? फिशिंग का होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो साथियों अगर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करें तो डिस्क डीफ्रैगमेंटर क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। और साथियों मैं आपको समझा देता हूँ कि यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर है क्या होते हैं। साथियों ये वो प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर के रखरखाव, कॉन्फ़िगरेशन और ऑप्टिमाइजेशन में मदद करते हैं। जैसे कि साथियों एंटीवायरस हो गया, क्या हो गया? एंटी वायरस हो गया, डिस्क डिफ्रैगमेंटर हो गया साथियों, क्या हो गया? डिस्क डिग मैटर हो गया साथियों। और बैकअप टूल साथियों, जितने भी बैकअप टूल होते हैं साथियों वो क्या होते हैं साथियों? ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एमआरएनए तक वैक्सीन तकनीक जिसका उपयोग कोविड-19 टीकों में हुआ के विकास के लिए 2023 का मेडिसिन नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? तो साथियों ये अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, साइंस का भी प्रश्न मान लीजिए इसको। तो इसका जो एमआरएनए वैक्सीन तकनीक है इसके लिए मेडिसिन नोबेल पुरस्कार किसको मिला? कैटालिन कारिको और डू ड्रू वीसमैन को इसका पुरस्कार मिला। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रमन प्रभाव जिसको रमन इफेक्ट कहते हैं प्रकाश की किस घटना से संबंधित है? तो साथियों ये किस घटना से संबंधित है रमन प्रभाव? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये प्रकीर्णन की घटना से संबंधित है। किस घटना से संबंधित है साथियों? ये प्रकीर्णन की घटना से संबंधित है। एक सेकंड साथियों, ऑप्शन है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये रमन प्रभाव किसकी घटना से संबंधित है? प्रकीर्णन की घटना से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक प्राप्त करता? थोड़ी-सी टच में प्रॉब्लम आ गई थी, 1 सेकंड। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन-सा रक्त समूह सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहलाता है साथियों? तो कौन-सा ऐसा रक्त समूह जो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहलाता है साथियों? तो जो सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर लेता है साथियों, तो वो हो जाएगा ए बी पॉजिटिव। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि ए बी जो पॉजिटिव होता है ये सर्वग्राही होता है। क्या होता है साथियों? सर्वग्राही होता है। और ओ नेगेटिव होता है साथियों, ये सर्वदाता होता है। कैसा होता है साथियों? ओ नेगेटिव सर्वदाता होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर के में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो साथियों पित्त रस का निर्माण मानव शरीर में कहाँ पर होता है साथियों? तो पित्त रस का जो निर्माण है ये मानव शरीर में यकृत में होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ होता है? यकृत में इसका निर्माण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शुष्क बर्फ ड्राई आइस किसे कहा जाता है? तो साथियों जो शुष्क बर्फ होती है ड्राई आइस ये किसको कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी के प्रश्न है साथियों, अच्छे प्रश्न है, देखना सेम टू सेम ऐसे प्रश्न आपको सीईटी में देखने को मिल सकते हैं या अन्य भर्तियों में भी देखने को मिल सकते हैं। तो अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो साथियों अगर अन्वेषण का सही संधि विच्छेद देखें तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो ये हो जाएगा अनु प्लस एषण। तो साथियों किसका ऊ प्लस ए बराबर क्या बन जाता है साथियों? वह बन जाता है। तो इसमें एक तो यण स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी साथियों? यण स्वर संधि इसमें हो जाएगी। और इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अनु प्लस एषण। अगला प्रश्न देखते हैं। जिसके समान कोई दूसरा न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो साथियों जिसके समान कोई दूसरा न हो तो ऑप्शन बी अद्वितीय इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जिसके समान कोई दूसरा न हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अद्वितीय का अर्थ क्या होता है साथियों? यूनिक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अशुद्ध विलोम युग्म चुनिए। साथियों हमें विलोम युग्म चुनना है जो कि अशुद्ध है।
तो साथियों इसमें देखते हैं कृत्रिम का प्राकृतिक प्राकृतिक बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों, जंगम का स्थावर हो जाएगा साथियों बिल्कुल सही है, निषिद्ध का विहित हो जाएगा बिल्कुल सही है, लेकिन आमिष और समिष तो साथियों आमिष का जो क्या हो जाएगा साथियों, आमिष का जो सही वो विलोम हो जाएगा साथियों, वो निरामिष हो जाएगा, क्या हो जाएगा निरा मिस हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि आमिष और सामिष दोनों का ही अर्थ क्या होता है, मांस से युक्त होता है, तो इसका जो निरामिष हो जाएगा जो कि मांस से निहित रहित होता है साथियों, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का सही अर्थ है, तो साथियों आंखों में जो धूल झोंकने का अर्थ होता है वो क्या होता है साथियों, ये तो बहुत आसान प्रश्न है, आपको बताएं आंखों में धूल झोंकना अर्थात किसी को धोखा देना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग, साथियों स्त्रीलिंग समय शब्द हमें छांटना है, तो देखते हैं स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा, पानी, मोती, दही या नदी, तो साथियों जो इसमें नदी शब्द है ये स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हिंदी में जो नदी शब्द है स्त्रीलिंग है, क्योंकि नदी बहती है साथी, क्या है साथियों नदी बहती है, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, लेकिन जो अन्य जो शब्द है जैसे पानी, दही या फिर मोती, ये क्या ऐसी संज्ञा है साथियों, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, कैसी संज्ञा है, द्रव्य वाचक संज्ञाएं हैं साथियों, कैसी है द्रववाचक संज्ञाएं, जो कि अपवाद स्वरूप क्या होती है, पुल्लिंग होती है, क्योंकि दही हम क्या बोलते हैं, जैसे हम कुछ बोलते हैं कि दही खट्टा है, तो हम ऐसे थोड़ी बोलते हैं साथियों कि दही खट्टी है, तो हम क्या बोलते हैं दही खट्टा है, और पानी बहता है और मोती चमकीला है, तो साथियों ये क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे, तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी नदी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ हु रोट दिस बुक, साथियों हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो साथियों हु किस में बदल जाएगा, साथियों आपको पता है हु को हम बाय हुम में बदल दे देते हैं, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो शुरू में क्या आ जाएगा साथियों, बाय हुम आ जाएगा, तो हम देखते हैं बाय हुम किस में, बाय हुम साथियों ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, तो बाय हुम और फिर इसके ऑक्सिलरी वर्ब क्या आ जाएगी, वाज वर्ब में से आएगी, तो बाय हुम वॉज आ जाएगा, तो देखते हैं दिस बुक रिटर्न, तो साहित्य और राइट रोट की जो थर्ड फॉर्म है वो रिटर्न हो जाएगी, तो बाय होम वॉच दिस बुक रिटर्न, ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, साथियों में करेक्ट प्रीपोजिशन इस ऑप्शन में देखना है, तो साथियों देखते हैं ही सीनियर खालिस्तान मी बाय 2 इयर्स, तो साथियों इसमें जो ऑप्शन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी टू आ जाएगा, ही इज सीनियर टू मी बाय 2 इयर्स, कैसे आ जाएगा देखते हैं साथियों, जो एडजेक्टिव होते हैं जिनकी जो एंडिंग है वो किससे होती है, जैसे मान लो आई ओ आर से होती है, जैसे कि सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, तो ये हमेशा टू प्रीपोजिशन लेते हैं साथियों, इसको आप रट लीजिए, जितने भी साथियों एडजेक्टिव होते हैं जिनका जो अंत होता है वो किससे होता है, आई ओ आर से होता है, जैसे लाइक सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, वो हमेशा टू प्रीपोजिशन लेते हैं देन की स्थान पे। अगर आप प्रश्न पढ़ोगे तो ही सीनियर देन मी बाय 2 इयर्स, ऐसे लग रहा होगा कि ऑप्शन देन इसका जो प्रयुक्त होना चाहिए, लेकिन जितने भी एडजेक्टिव होते हैं जो आई ओ आर से एंड होते हैं उनमें हमेशा टू प्रीपोजिशन फिक्स होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तो इसका जो ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, टू प्रीपोजिशन इसमें आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और ही सेड टू मी डू यू नो द वे, तो साथियों हमें इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इसका ढूंढना है, तो साथियों इनडायरेक्ट स्पीच में ही सेड टू मी डू यू नो द वे, तो प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक के लिए साथियों आस्क्ड आ जाएगा, टोल्ड आएगा नहीं, ऑप्शन डी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो देखते हैं ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी तीनों में है साथियों, और इसके बाद हम देखते हैं प्रश्नवाचक तो इफ से शुरू होगा साथियों, किससे होगा इफ, और नो को हम किसमें बदल देंगे साथियों, नो तो अगले उसमें आ जाएगा, पास्ट में आ जाएगा, तो नो के बाद क्या आएगा साथियों, न्यू आएगा, न्यू इसमें नहीं है, इसमें नो ही हो जाएगा, तो ही इफ आई न्यू द वे, तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू द वे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑब्सक्योर, तो साथियों ऑब्सक्योर का मतलब हमें ढूंढना पड़ेगा क्या होता है, फिर हम उसका एंटोनिम बनाएंगे, तो ऑब्सक्योर का जो मतलब होता है साथियों वो होता है अनक्लियर, अस्पष्ट, हिडन या हार्ड टू अंडरस्टैंड, तो साथियों ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, अनक्लियर, हिडन और हार्ड टू अंडरस्टैंड, तो हम देखते हैं, तो क्लियर तो इसका साथियों होगा नहीं, क्योंकि हमसे क्या पूछा है इसका एंटोनिम, सॉरी साथियों इसका क्या पूछा है हमसे, एंटोनिम पूछा है, और इसका जो एंटोनिम है विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा साथियों, अगर मान लो कोई भी चीज अस्पष्ट है तो इसका जो क्या होगा क्लियर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हिडन भी इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम हो जाएगा, आउटडेटेड भी सिनोनिम हो जाएगा, कंफ्यूजिंग भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, तो इसका जो एंटोनिम है जो विपरीतार्थक है वो क्लियर हो जाएगा, ऑब्सक्योर यानी अस्पष्ट और क्लियर यानी बिल्कुल स्पष्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आइडेंटिफाइड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो साथियों जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो हमें देखना है साथियों, सॉरी साथियों
करेक्टली नहीं, इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड देखना साथियों, जो गलत है। तो साथियों मैंने आपको बताया था अकोमोडेशन में डबल सी और डबल एम आपको मिल जाए तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है। ओकेजन देखते हैं, OCCASION, ओकेजन की भी जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल सही है साथियों। असेसमेंट की देखते हैं, ASSESSMENT, ये भी बिल्कुल सही है। और साथियों रिकमेंडेशन की देखते हैं, तो साथियों जो रिकमेंडेशन है साथियों ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो रिकमेंडेशन में जो डबल सी का प्रयोग इन्होंने कर रखा है, लेकिन जो रिकमेंडेशन में किसका प्रयोग होता है साथियों, ओनली एक ही सी का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, एक ही सी का प्रयोग होता है। और इसका जो सही मीनिंग होगा, सही स्पेलिंग जो इसका होगा जो हो जाएगा RECOMMENDATION। तो साथियों ये रिकमेंडेशन की बिल्कुल सही स्पेलिंग हो जाएगी। एम का डबल का प्रयोग होता है, लेकिन सी का एक बार ही प्रयोग होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। आशा है आपको सभी प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे। आपसे फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी मेहनत बेकार नहीं जाए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए, जिस पीडीएफ में आपको इसके आंसर और क्वेश्चन दोनों साथ में मिले, तो आपको मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा। आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।